तो ये उमादेव की कहानी मैं सुना देता हूं कि इनके विवाह की स्थिति किस प्रकार से रही थी, वो सुनिएगा। कि जब ऐसा लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने अपनी पुस्तक है राजस्थान की प्रेम कहानियां, उसमें लिखा है कि वो राजपूत भाग्यशाली माना जाता है जो भाटी राजकुमारी से विवाह करता है। ऐसे ही भाटी राजा लोणकर्ण की एक पुत्री जिसका नाम था उमादेव, उसका रिश्ता मारवाड़ के प्रतापी राजा मालदेव के साथ तय हुआ। शादी का मुहूर्त पूछा गया और यहां से बारात रवाना हुई। बारात जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर जब बारात पहुंची तो भाटी राजा लोणकर्ण अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे और वो पत्नी से बातचीत कर रहे थे कि जैसे ही मालदेव चौरी में प्रवेश करेगा अपने सैनिक उसकी गर्दन काट देंगे। और ये बात सुन ली किसने? उमादेव। उमादेव ने बात सुन ली। उमादेव ने कहा ये तो गजब हो जाएगा, मुझे इस तरह से श्रृंगार वरंगार करवाया जा रहा है, ये तो सब कुछ नहीं, फॉर्मेलिटियां है। यहां तो मालदेव की क्या की जाएगी? हत्या की जाएगी। तो फिर ये मुझे इतना क्यों विवाह के लिए प्रेरित किया जा रहा है? ऐसी स्थिति में उमादेव ने कहा कि कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। उमादेव ने अपनी एक दासी थी जिसका नाम था बारमली। उमादेव की सबसे प्रिय दासी वही थी। बारमली को बोला, बारमली एक काम करेगी क्या? तो क्या बोलो भाई साहब क्या काम करना है? मैं तो आपकी दासी हूं और आप कहो और नहीं करो है, हो सके बस छोटा सा काम है। तू एक काम कर, जाकर के मालदेव जी को यह कह देना कि जैसे आप चौरी में प्रवेश करोगे आपकी गर्दन काट दी जाएगी। अच्छा ठीक है, उसने कहा मैं चली जाती हूँ, कह देती हूँ। दासियां क्या होती थी, उधर उधर जा सकती थी, राजकुमारियों को जाने की परमिशन नहीं होती थी। देखो उस समय बातचीत भी नहीं हो सकती थी। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह ऐसा सिस्टम खराब आया है ना। अब तो दासी की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट सिस्टम है ना। तो उस समय बारमली थी, उधर से उधर ठुमके देती हुई पहुंच गई। मालदेव जी हाथी के ऊपर बैठे थे, वो जाकर के मालदेव जी को नमस्कार किया। ओ हेलो जीजू, हाउ आर यू? मालदेव ने कहा आई एम फाइन एंड यू? उसने कहा आई एम नॉट फाइन, ए बिग प्रॉब्लम। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा एक समाचार देने आई हूं। भाई साहब उमादेव ने कहा है कि आप जैसे चौरी में प्रवेश करोगे भाटी आपकी गर्दन काट देंगे। मालदेव ने कहा कि बारमली जाकर के भाई साहब को कह देना मेरा नाम मालदेव, मेरे नाम से धरती धूजती है। मेरे दो सेनापति जिनका नाम जेता और कुंपा से सारी दुनिया परिचित है। भाटियों को कह दो कि आराम से आप लोग चौरी लगाएं, आगे का कार्यक्रम शुरू करें। ऐसी स्थिति के अंदर मालदेव ने सभी राठौड़ों कहा कि तलवार की डोरियां खोल दो। राजपूत लोग जब शादी ब्याह में जाते थे तलवार की डोरी बड़ी मजबूत बांध करके जाते थे। तलवार की डोरियां खोल दी गई सभी ने, और जैसे चौरी में प्रवेश कर रहे थे तो बाहर लोणकर्ण जी खड़े थे। तो जो उनके साथ में अणवर थे उन्होंने क्या कर दिया, चौरी नीची बनाते ताकि गर्दन यूं नीची करके आए, ताकि गर्दन नीची करके उसकी गर्दन को क्या कर दे, काट दे, ऐसे नीची बनाते थे। तो जैसे चौरी के अंदर प्रवेश किया, करने की कोशिश की, उससे पहले उन्होंने जो अणवर थे उन्होंने लोणकर्ण जी को पकड़ करके अंदर डाल दिया। तो लोणकर्ण जी ने कहा एक मिनट रुको। तब उन्होंने कहा कि ये जो अंदर खड़े हैं इनको बाहर निकालो, और हमें सब पता है कि तुम क्या करने वाले हो, इतना खून खराबा करेंगे कि याद करोगे, इसलिए पुरोहित जी को बुलाओ और फटाफट फेरे दो और रवाना करो, हमारे पास में अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फेरे वरे खा करके और वो वहाँ से दल के साथ रवाना हुए। और इतने लंबे समय तक जहाँ से वहाँ से जोधपुर आना पड़ता था, तो बीच में राजा अपनी रानी से कोई किसी तरह की बातचीत नहीं करते थे, उनका स्थान अलग इनका स्थान अलग। अब जोधपुर पहुँचे हैं। जोधपुर पहुंचने के बाद उस दुर्ग को बड़ी दुल्हन की तरह सजाया गया है, और आज महाराजा मालदेव पहली मुलाकात करेंगे अपनी रानी से। तो पहला दिन होता है, मुंह दिखाई की रस्म होती है। रानी साहब भी बड़े सज धज के तैयार हो रहे हैं, और मालदेव जी अपने कक्ष में बैठे हैं और रानी साहब अपने कक्ष में तैयार हो रहे हैं। इतने में बातचीत करने के लिए बीच में बारमली आ रही है और जा रही है। मालदेव जी बार बार बारमली से पूछ रहे हैं कि रानी साहब तैयार हुए क्या? बस हो रहे हैं, बस हो रहे हैं तैयार। तो इतना कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा जैसलमेर की भाटी राजकुमारी हैं, भला तैयार होने में उन्हें समय लगता है, अभी थाल वाल सजा रहे हैं। एक बार पूछा, दो बार पूछा, थोड़ा शराब भी पीते थे तो उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया। उनको होश नहीं रहा,
और ऐसी स्थिति में वो बारमली से बातचीत करने लग गए। इतने में रानी सज धज करके और वो थाल वाल लेकर के उस राजा साहब के कक्ष के अंदर प्रवेश करती है। और राजा साहब के कक्ष के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो देखा तो दासी बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा भला ऐसे कैसे हो सकता है कि राजा के कक्ष में दासियां खड़ी? राजाओं के कक्ष में दासियों को खड़े होने की परमिशन नहीं थी। रानी को यह बात बहुत बुरी लगी। ऐसी स्थिति में उमादे ने वो जो तिलक विलक करने वाला थाल था वो थाल फेंक दिया। फेंकने के बाद उसने कहा कि मुझे ऐसे पति की जरूरत ही नहीं है जिसके कक्ष में दासियां खड़ी। अब कहां जाओगी तुम? शादीशुदा एक लड़की वापस पियर आ जाती है तो लोग उसको ताने दे दे के मार देते हैं। एड़ी भली हुई हो तो तू हारे में भी खटो, कहते नहीं कहते हैं? उसको रोज ताने सुनने पड़ते हैं भले कैसे भी हो। ऐसी स्थिति में उसको लगा कि मुझे तारागढ़ जाना चाहिए, वो तारागढ़ चली गई। बाद में राजा मालदेव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, अब क्या करें? रानी सा को मना करके कौन ले आए? तब उन्होंने आशा जी बारठ को कहा कि आशा जी बारठ आप जाओ रानी सा को मना कर ले आओ, मेरी गलती हो गई, गुनाह तो माफ किए जाते हैं ना। आशा जी बारठ गए, रानी सा ने कोई बात नहीं की। कुछ समय और बीतने के बाद में ईश्वरदास जी बारठ, ईश्वरदास जी बारठ भाद्रेश के रहने वाले थे। ईश्वरों परमेश्वरों के नाम से जाना जाते थे, जिन्होंने हाला झालारी कुंडलियां लिखी, हरि रस लिखी, देवयान नामक ग्रंथ लिखा। बहुत प्रसिद्ध और माने हुए कवि थे। ईश्वरदास जी को कहा कि ईश्वरदास जी आशा जी से तो कुछ हुआ नहीं था, आप जाओ ना, मना करके ले आओ ना। ठीक है, ईश्वरदास जी ने कहा मैं जाता हूं। ईश्वरदास जी गए तारागढ़। रानी शाह ने पर्दा लगाया, पर्दे के इधर रानी बैठ गई, उधर ईश्वरदास जी बैठ गए। रानी शाह ने कहा ईश्वरदास जी को समाचार भिजवाया कि आप जो बोलोगे वो मैं सुन लूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। इनकमिंग चालू है, आउटगोइंग बंद है, जो कहना हो आप कह सकती हो। ऐसी स्थिति में ईश्वरदास जी बोलने लगे, वाह रानी वाह, इतनी पत्थर दिल। हम जब आते थे तो तुम्हारे पूर्वजों की पत्थर की मूर्तियां भी मुस्कुराती थी, अब मैं आपके बारे में क्या लिखूंगा? इतना पत्थर दिल। मारवाड़ी में कहावत है कि घोड़ेरी घटे तो साथ में किन्नी घटे, सवारी भी घटे। दोनों का भी खराब लगता है। रानी साहब वापस चलो। रानी साहब ने कहा ठीक है, रथ को तैयार करो, मैं वापस चलती हूँ। और रथ को तैयार किया गया। रथ के अंदर रानी साहब बैठ गए और वापस जोधपुर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जोधपुर को एक बार वापस दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि रानी उमादेव वापस आ रही है। चारों तरफ खुशी की लहर थी। इतने में वही कवि जो पहले जाकर के आए थे, जिसका नाम था आशा जी बारठ, जब आशा जी बारठ को सुनने आया कि रानी साहब वापस आ रहे, तो आशा जी बारठ रानी साहब के सामने जाकर के उपस्थित हुए और कहा हाथ जोड़ के, रानी साहब एक दोहा अर्ज है, अगर आपकी अनुमति हो तो रानी साहब ने कहा बिल्कुल अनुमति है, आप बोल दीजिए क्या कहना चाहते हो। तब आशा जी ने कहा मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान, दो गयन न बंदेगी एक खंबे ठाण। या तो मान रखो जो पहले रख रहे थे, या फिर पीव को रखो। पीव कौन? मालदेव। मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो तज मान, दो गयन न बंदेगी एक खंबे ठाण। दो हाथियों को एक जगह नहीं बांधा जा सकता है। रानी साहब आप तो समझदार हो। रानी साहब ने कहा कि इस रथ को वापस घुमाओ। रथ को वापस घुमा दिया। ईश्वरदास जी ने आशा जी को कहा भला मनक, थोड़ी देर तो चुप करते, इतनी जल्दी भी तो आपको क्या थी। उन्होंने कहा चारण कवि हूं, सच्चा कवि हूं, सच्ची बात बोलना मेरा धर्म है, इसलिए मैंने बोल दी। रानी उमादेव वहां से गुंदो चली गई, गुंदोस पाली। मालदेव के बड़े पुत्र राम को गोद लिया। उसके बाद केलवा राजसमंद चली गई। तारागढ़ दुर्ग के अंदर रूठी रानी के नाम से एक महल भी बना हुआ। इतिहास में रूठी रानी के नाम से उमादेव प्रसिद्ध हुई थी। केलवा राजसमंद के अंदर जब मालदेव की मृत्यु का समाचार सुना तो उमादेव सती हो गई थी। इधर बात आती है उमादेव की, लेकिन उमादेव को भगाने में जिसने योगदान दिया उसका नाम क्या था? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम दोषी मान सकते हैं भारमली को। किसको? कि इसमें गलती किसकी थी? भारमली की गलती है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम दोषी मान सकते हैं।